मेरा लाडला, बस दादी अभी दूध की बोतल लेकर आती है। उषा जी की पुकार रसोई की चार दीवारी से टकराकर पूरे घर में गूंज रही थी। उनके हाथ में दूध की बोतल थी जिसमें वो दूध डाल रही थी और सामने फर्श पर बैठा उनका 1 साल का पोता दक्ष रोए जा रहा था। उषा जी उसे आवाज देकर बहलाने की कोशिश कर रही थी, मगर उस नन्हे तूफान को चुप कराना उनके बस की बात कहाँ थी। बस मेरा बाबू चुप हो जा, देख दूध तैयार है। लेकिन इससे पहले कि वो दूध लेकर दक्ष के पास पहुंच पाती, एक कड़क आवाज ने घर की शांति को चकनाचूर कर दिया। ये सब क्या है माँ जी, हद हो गई, एक काम भी ढंग से नहीं होता आपसे। ये रुचि थी, उनकी बहू गुस्से भरे लहजे में चिल्ला रही थी। तेज कदमों से वो घर में दाखिल हुई। दक्ष को गोद में उठाते हुए वो सास की ओर आग उगलती नजरों से देखने लगी। क्या हुआ बहू, ऐसा क्या कर दिया मैंने? उषा जी ने आश्चर्य से पूछा। उनके चेहरे पर मासूमियत थी। दूध की बोतल अब भी उनके हाथ में थी। क्या कर दिया, ये आप मुझसे पूछ रही हैं? रुचि का स्वर और तीखा हो उठा। वो दक्ष को गोद में झुलाते हुए बोली, जरा देखिए तो मेरे बच्चे की क्या हालत बना रखी है। सारे कपड़े गंदे, हाथ पैर मिट्टी से सने हुए, और ये बेचारा जमीन पर पड़ा चीख रहा था। मेरे पीछे ऐसे ख्याल रखती हैं आप इसका? उषा जी का चेहरा लटक गया। वो सफाई देने की कोशिश में बोली, अरे मैं तो बस दूध लेने गई थी, बिस्तर पर बिठाऊं तो ये गिर पड़ता है, इसलिए जमीन पर बिठाकर चली गई थी। बच्चा है, हाथ पैर तो इधर उधर मारेगा ही। अच्छा तो क्या चटाई पर नहीं बिठा सकती थी, जमीन पर क्यों बिठाया? रुचि ने तपाक से सवाल किया। उसका गुस्सा अब उबाल पर था। फिर एक कोने में रखे दक्ष के मैले कपड़ों की ओर देखा। हे भगवान, पहले दक्ष के छोटे छोटे कपड़े तो धो देती थी, आज तो वो भी नहीं धोए आपने। मुझे तो समझ नहीं आता, सुबह सुबह सारा काम मैं निपटा कर जाती हूँ, फिर दिन भर आप करती क्या हैं? एक छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी भी आप ढंग से निभा नहीं सकती। रुचि की कड़वी बातें सुनकर उषा जी का दिल तड़प उठा। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? उनकी आवाज में कंपन था। तुम्हें क्या पता दिन भर मुझे क्या क्या करना पड़ता है, घर के कितने काम होते हैं, ऊपर से छोटा बच्चा। कभी सेरेलक बनाती हूँ इसके लिए, तो कभी दलिया। अकेले सब कुछ करना कितना मुश्किल होता है, ये तुम कैसे समझोगी? रुचि ने तिरछी नजर से उषा जी की ओर देखा। बस करो माँ जी, मुझे सब पता है कितना काम होता है। साफ सफाई के लिए काम वाली बाई आती है, सुबह का नाश्ता और सब्जी मैं बना कर जाती हूँ। फिर रह क्या गया आपके पास? जरा मेरे बच्चे की हालत तो देखो। रुचि ने दक्ष को हल्के से हिलाया, जिसके कपड़ों पर मिट्टी के धब्बे और दूध के छींटे दिख रहे थे। इतने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, इसके कपड़े भी नहीं बदल सकती थी क्या? उषा जी ने एक गहरी सांस ली। वो अपने अंदर के दर्द को दबाने की कोशिश कर रही थी। बहू, सुबह से मेरा बदन टूट रहा था, हल्का बुखार भी है। दक्ष आज बहुत तंग कर रहा था। फिर भी मैंने उनकी बात पूरी होने से पहले ही रुचि ने बीच में टोक दिया। बस कीजिए माँ जी, जब देखो कोई ना कोई बहाना। काम नहीं करना तो साफ साफ कह दीजिए, मैं दक्ष के लिए डे केयर ढूंढ लूंगी। कहते हुए रुचि ने दूध की बोतल झटके से उनके हाथ से खींची और दक्ष को गोद में लिए तेज कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। रसोई में अकेली खड़ी उषा जी की आंखें नम हो आईं। बुझे मन से वो अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर बह गई। आज सुबह से ही उनकी तबीयत नासाज थी, हल्का बुखार, बदन का टूटना, और फिर भी वो दक्ष के पीछे भागती रही थी। इतना कहने के बावजूद रुचि ने एक बार भी उनकी हालत नहीं पूछी। ये कोई नई बात नहीं थी, रुचि का रोज का यही रवैया था। चाहे उषा जी दिन भर काम में डूबी रहें, चाहे उनकी तबीयत ठीक हो या ना हो, रुचि को तो बस ताने मारने का मौका चाहिए था। रुचि अपने कमरे में दाखिल हुई, दक्ष को गोद से उतारा और उसके गंदे कपड़ों को झटके से बदलने लगी। उसकी हर हरकत में गुस्सा छलक रहा था। वो लगातार बड़बड़ाती जा रही थी। दक्ष को दूध की बोतल थमाकर उसने उसे पालने में लिटाया और खुद बिस्तर पर बैठकर फोन निकाल लिया। ये उसका रोज का था। काम से लौटते ही जैसे ही वो अपने कमरे में कदम रखती, उसकी माँ का फोन आ जाता। हाँ माँ, अभी अभी घर पहुंची हूँ, रुचि ने फोन पर कहा। उसकी आवाज में थकान और चिड़चिड़ापन साफ झलक रहा था। क्या बताऊं माँ, आज फिर वही तमाशा। मैं घर पहुंची तो दक्ष जमीन पर लौट रहा था।
भूख के मारे रोता जा रहा था मेरा बच्चा। ऊपर से सारे कपड़े गंदे, ना बच्चे का ख्याल रखती हैं, ना घर का कोई काम करती हैं। उधर से उसकी माँ शांति देवी ने तुरंत ताल ठोकते हुए कहा, अरे ये तो हद है रुचि, तू दिन भर नौकरी में खटती है और वो बुढ़िया घर में क्या करती है? बस मोबाइल चलाती होगी या सोती होगी। बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी तो दादी की ही बनती है। रुचि ने एक गहरी सांस छोड़ी, जैसे अपनी सारी भड़ास माँ के सामने उड़ेल देना चाहती हो। हाँ माँ, मैं क्या क्या करूँ? सुबह नाश्ता बनाऊं, सब्जी काटूं, काम वाले को काम समझाऊं और फिर नौकरी की भाग दौड़। ऊपर से घर आकर ये हाल। माँ जी को तो बस बहाने बनाने आते हैं। बदन दुख रहा था, बुखार था, हर दिन का यही ड्रामा है। शांति देवी ने तड़ से जवाब दिया, बुखार? अरे ये सब बहाने हैं बेटा, तुझे क्या मालूम, सारा दिन बैठकर टीवी सीरियल देखती होंगी। खैर छोड़, तू क्यों अपनी जान जलाती है? वो तो ऐश कर रही है और तू परेशान हो रही है। ये बता, अतुल कब वापस आ रहा है टूर से? कल रात तक आएंगे माँ, फोन पर बात हुई थी मेरी। दोनों माँ बेटी की बातें 1 घंटे तक चलती रही। प्राइवेट स्कूल जहाँ रुचि नौकरी करती थी, वहाँ की छोटी बड़ी बातें, घर का हाल, यहाँ तक कि खाने में क्या क्या बना, सब कुछ अपनी माँ को बताया। हर बार उषा जी के दिल में एक टीस सी उठती, अतुल को बताऊं तो क्या उसे और परेशान करूं? वैसे भी वो तो अपनी पत्नी की ही सुनेगा। उन्होंने सोचा। उषा जी को अब लगने लगा था कि चाहे वो कितना भी काम कर ले, इस घर में उनकी कदर नहीं है। आज तो बदन दुख रहा था, बुखार था, फिर भी उन्होंने दक्ष को संभाला, घर का काम निपटाया। मगर रुचि को तो बस उनकी गलतियां नजर आती थीं। कई बार उनके मन में ख्याल आता कि ये घर छोड़कर चली जाऊं, मगर अगले ही पल सवाल भी उठ खड़ा होता, जाऊं तो जाऊं कहाँ? मेरा तो अब यही एक ठिकाना है। आज बैठे बैठे उषा जी अपने अतीत में झांकने लगी। कभी एक वक्त था जब वो ख्वाब देखा करती थी, दिल करता था कहीं घूमने जाने का, पहाड़ों पर ऊंचाई से गिरते झरनों को देखने का, बर्फ से ढकी पहाड़ियां, रंग बिरंगे मेलों की रौनक देखने का। बचपन में बहुत शौक थे उनके। मायके में जब भी वो कुछ कहती तो यही सुनने को मिलता, शादी के बाद सब करना, अभी तो घर का काम सीखो, पढ़ाई पूरी करो। और उन्होंने माना भी। पिता की इज्जत, माँ की हिदायतें, सबका मान रखा, अच्छी पढ़ाई लिखाई की। लेकिन शादी के बाद जो जीवन उन्हें मिला, उसमें उनके लिए कुछ भी नहीं था। ख्वाबों की जगह जिम्मेदारियों ने ले ली। सास के ताने, घर के काम, रिश्तेदारों की अपेक्षाएं और पति की बेरुखी ने धीरे धीरे उस चंचल लड़की को किसी कोने में धकेल दिया। नौकरी का जिक्र करते ही सुनने को मिला, घर संभालो अपना, बहू हो बहू की तरह रहो। ना नौकरी की इजाजत मिली, ना शौक पूरे करने की छूट। दिन शुरू होने के साथ काम करने लगती और रात तक पूरी तरह थक कर चूर हो जाती। फिर बेटा अतुल पैदा हो गया। उसके आगे पीछे ही उनकी पूरी दुनिया घूमती थी। घर और बच्चे की देखभाल में समय बीतने लगा। जिम्मेदारियां निभाते निभाते आधी से ज्यादा उम्र बीत गई। फिर कोरोना काल में पति का साथ भी छूट गया था, लेकिन माँ बेटे ने एक दूसरे को बखूबी संभाला। उनका बेटा अतुल शादी लायक हो चुका था। उषा जी को हमेशा एक बेटी की कमी खलती थी। उन्होंने सोचा, जब बहू आएगी तो बहू के रूप में मुझे भी बेटी मिल जाएगी, और बड़े अरमानों से रुचि को बहू बनाकर ले आई। लेकिन रुचि, वो तो अपनी ही दुनिया में मस्त थी। सुबह सुबह घर का थोड़ा बहुत काम करके अपना टिफिन पैक करके नौकरी पर निकल जाती। शाम को लौटती तो सीधा मोबाइल पर अपनी माँ से फोन पर बातें करने लगती। पीछे उषा जी रह जाती थीं, जो पूरा घर संभालती थीं। बेटे की शादी से पहले कम से कम सहेलियों के साथ कभी कभार किटी पार्टी में तो जाती थीं। कभी किसी की सालगिरह, कभी किसी के घर सत्संग, कभी किसी का जन्मदिन। वहां जाकर हंस बोल तो लेती थीं, लेकिन अब तो जैसे खुशियां रूठ कर निकल गई थी उनकी जिंदगी से। अब तो पोते दक्ष का पालन पोषण, सफाई, खाना, कपड़े, बर्तन, सारा घर, सब कुछ उन्हीं की जिम्मेदारी बन गया था। जब उन्होंने एक दिन रुचि से थक कर कहा, बहू थोड़ा मेरा साथ दे दिया करो, बहुत थक जाती हूँ, तो रुचि ने 2 टूक कह दिया, मैं वर्किंग हूँ माँ जी, स्कूल से लौटकर और कितना करूँगी, आप तो सारा दिन घर पर ही रहती हैं, थोड़ा बहुत तो काम संभाल ही सकती हैं। ये शब्द उषा जी के भीतर हथौड़े की तरह गूंजते रहे। क्या सिर्फ नौकरी पर जाना ही वर्किंग कहलाता है? घर का काम करना कोई अहमियत नहीं रखता? उनके लिए रुचि अब
बहू नहीं बल्कि एक बॉस बन चुकी थी और वे खुद बस एक हाउसकीपर, जिससे हर काम समय पर बिना गलती चुपचाप होना चाहिए। आज तो उनकी तबीयत भी ढीली थी, सारा दिन सिर भारी रहा, फिर भी उन्होंने दक्ष की देखभाल की। शाम हो चुकी थी लेकिन बहू अभी तक फोन में व्यस्त थी, तो खुद ही उठी और रसोई में जाकर दाल बनाई, रात को खाना लगाया। खाने बैठे तो रुचि बोल उठी, ये क्या, कितनी फीकी दाल बनाई है, मुझसे तो नहीं खाया जाता, ये मरीजों वाला खाना, आप ही खाइए। और मोबाइल उठाकर रुचि ने अपने लिए पिज्जा मंगा लिया। ये सब देखकर उषा जी के सब्र का बांध टूट गया। हर रोज की तरह रुचि अपने बेटे दक्ष को उनके पास ही सुला गई थी। दक्ष उषा जी की बगल में गहरी नींद में सोया था, मगर उषा जी की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो बिस्तर पर बैठी थी, चुपचाप आंसुओं को पोंछते हुए मन ही मन बुदबुदा रही थी, अब और नहीं, अब मुझे खुद के लिए खड़ा होना होगा। मेरे जीवन की भी कोई कीमत है और मैं इसे साबित करके रहूंगी। उनके मन में विचारों का तूफान उमड़ रहा था। हर दिन का ये तमाशा, ये ताने, ये तिरस्कार, और कितना सहे वो। सोच रही थी रिश्तों को जबरदस्ती थोड़े ही बांधा जाता है। जब एक पक्ष रिश्ता निभाना ही नहीं चाहता तो दूसरा कब तक उसे थामे रखे। उनकी बर्दाश्त की सीमा अब जवाब दे चुकी थी। वो इस घर में एक काम वाली की तरह नहीं बल्कि अपनी इज्जत और स्वाभिमान के साथ जीना चाहती थी। अगला दिन शनिवार था। सुबह की पहली किरण के साथ ही उषा जी का फोन बजा। स्क्रीन पर अपनी सहेली अंजू का नाम देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उषा, सुनना, हम सब मिलकर 2 दिन की वृंदावन यात्रा पर जा रहे हैं। वैसे तो हम जानते हैं तेरा जवाब हमेशा की तरह ना ही होगा, लेकिन फिर भी सोचा एक बार पूछ लूं, चलेगी क्या? कान्हा जी के दर्शन करके आएंगे, थोड़ा सुकून मिलेगा। उषा जी का दिल जोरों से धड़का। वृंदावन, कान्हा जी के दर्शन? कितने साल हो गए जब उन्होंने आखिरी बार अपने मन की सुनी थी। घर के काम, दक्ष की जिम्मेदारी, रुचि के ताने, इन सब ने उनकी जिंदगी को एक बोझ बना दिया था। मगर आज अंजू की आवाज ने जैसे उनके अंदर की उस उषा को जगा दिया था जो कभी सपनों और शौक से भरी हुई थी। बिना ज्यादा सोचे उन्होंने तपाक से कहा, हाँ अंजू, मैं चलूंगी। सच? अंजू की आवाज में हैरानी और खुशी दोनों थी। तू तो हमेशा मना कर देती थी। चल फिर शाम को 7 बजे निकलते हैं। उषा जी ने फोन रखा, मगर मन में एक हल्की सी घबराहट थी। रुचि क्या कहेगी? वो जानती थी कि अगर उन्होंने 2 दिन की बात कही तो रुचि शायद जाने न दे। आखिर दक्ष की जिम्मेदारी और घर का काम कौन संभालेगा? उन्होंने दिमाग लगाया। रुचि के नौकरी से लौटने के बाद उसे लापरवाही भरे लहजे में कहा, बहू, मेरी सहेलियां वृंदावन जा रही हैं कान्हा जी के दर्शन करने। मैं भी सोच रही हूँ एक दिन के लिए चली जाऊं। आज शाम को जाऊंगी, कल लौट आऊंगी। वैसे भी अतुल तो आज रात टूर से वापस आ ही जाएगा ना। रुचि जो फोन पर कुछ स्क्रॉल कर रही थी, बिना नजर उठाए उसने जवाब दिया, हाँ ठीक है माँ जी, एक दिन की ही तो बात है, जाइए। मन ही मन वो सोच रही थी कि चलो एक दिन तो घर में शांति रहेगी, दक्ष को संभालना कौन सी बड़ी बात है, और संडे को मैं भी देर तक सो सकती हूँ। माँ जी तो सुबह सुबह खटपट करना शुरू कर देती हैं, नींद भी पूरी नहीं होने देती। उधर अपना बैग पैक करते हुए उषा जी की नजर अपनी पुरानी सिल्क की साड़ी पर पड़ी। सालों पहले उन्होंने इसे खरीदा था, मगर पहनने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने उसे बैग में रख लिया। कान्हा जी के दर्शन करने तो नई साड़ी पहनकर ही जाऊंगी, उन्होंने सोचा, लेकिन उनका मन उत्साह और घबराहट के बीच झूल रहा था। शाम के 7 बजे उषा जी अपनी सहेलियों के साथ वृंदावन की यात्रा के लिए निकल गईं। चेहरे पर एक मुस्कान थी। उधर घर में रुचि ने फोन पर अपनी माँ से बात खत्म की। दक्ष पालने में गहरी नींद में था और रात का खाना रसोई में बना पड़ा था। रुचि के चेहरे पर एक हल्की सी राहत थी। चलो, वो मन ही मन बुदबुदाई, एक दिन तो सासू माँ की खटपट से छुट्टी मिली। वैसे भी वो सारा दिन गिद्ध की तरह इधर उधर मंडराती रहती हैं, संडे को भी चैन से सोने नहीं देती। उसने सोचा, दक्ष को संभालना कौन सी बड़ी बात है, एक दिन तो मैं आराम से निकाल ही लूंगी। रात के 1 बजे जब अतुल अपने टूर से थका हारा लौटा, रुचि आधी नींद में थी। खाना गर्म करूं? उसने उनेंदे स्वर में पूछा। अतुल ने हाँ में सिर हिलाया और खाना खाकर बिस्तर पर ढेर हो गया। मगर अभी दोनों ने आंखें बंद ही की थी कि दक्ष की आवाज से कमरा गूंज उठा। वो जोर जोर से रोने लगा। वैसे तो हमेशा वो दादी के पास सोता था,
तो रात को उसे दूध पिलाने की जिम्मेदारी भी दादी की थी। लेकिन आज तो रुचि को ही उसे संभालना था। रुचि परेशान होकर उठी, उठकर दूध गर्म किया और बोतल थमाई, मगर उसकी आंखें नींद से बोझिल थीं। बस दक्ष चुप हो जा, मम्मी को नींद आ रही है, वो बुदबुदाई। मगर दक्ष कहाँ मानने वाला था। बोतल फेंक कर वो कभी रुचि के ऊपर कूदता तो कभी अतुल को पैर मारता। अतुल तो थकान के मारे गहरी नींद में चला गया था, मगर रुचि का धैर्य जवाब दे रहा था। दक्ष बस कर, उसने चिड़चिड़ाकर कहा और उसे मोबाइल थमा दिया। मगर दक्ष ने मोबाइल को भी एक तरफ फेंक दिया और जोर जोर से चीखने लगा। सुबह 8 बजे जब दक्ष आखिरकार थक कर सो गया तो रुचि भी बिस्तर पर ढह गई। मगर अभी 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि दूध वाले की बेल ने उसे फिर से झकझोर दिया। अब कौन है? रुचि चिड़चिड़ाते हुए उठी। दूध लेकर उसने चूल्हे पर उबालने रखा और वापस कमरे में आकर लेट गई। मगर नींद की खुमारी टूटी ही थी कि तभी काम वाली ने बेल बजाई। बाहर निकली तो देखा सारा दूध चूल्हे पर बिखर चुका था। हाय राम! रुचि ने सिर पकड़ लिया। ये भी गया, वो बुदबुदाई। रुचि ने काम वाली बाई को सारी सफाई का जिम्मा सौंपा। अब तक उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे थे। रसोई में कुछ बना नहीं था, कुछ पकाने का मन उसका था नहीं, सो उसने बिस्किट और नमकीन से ही काम चला लिया। इतने में दक्ष फिर से जाग गया और उसकी चीख पुकार ने रुचि का सिर दर्द और बढ़ा दिया। अतुल उठो ना, उसने चिढ़कर अतुल को हिलाया। देखो, दक्ष को संभालो, मैं थक गई हूँ। अतुल ने आंखें मलते हुए कहा, रुचि मुझे नींद आ रही है, 2 दिन से सोया नहीं हूँ, रात को भी देर से लौटा था, तुम ही संभाल लो। रुचि का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। हाँ, सब कुछ मैं ही करूं। माँ जी एक दिन के लिए गई तो मेरे लिए तो जैसे कोई मुसीबत खड़ी हो गई, वो चीखी। मगर अतुल फिर से नींद में खो गया। उधर वृंदावन में उषा जी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। सहेलियों की हंसी और भजनों की मधुर धुन उनके कानों में रस घोल रही थी। कान्हा जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर उन्होंने आंखें बंद की तो एक अलग ही सुकून मिला दिल को। लेकिन यहाँ उनका घर किसी युद्ध क्षेत्र से कम नजर नहीं आ रहा था। दक्ष के लिए दलिया बनाकर रखते हुए रुचि की नजर बच्चे के मैले कपड़ों पर पड़ी। अरे, आधा दिन बीत गया और मैंने अभी तक इसके कपड़े भी नहीं बदले। उसने खुद को कोसा। खुद भी तो वो सुबह से नहाई नहीं थी। घर में नजर घुमाई तो चारों ओर कुछ ना कुछ फैला हुआ था। थोड़ी देर में अतुल भी तो उठने वाला था। वो भी उठते ही खाना मांगने वाला था। रुचि का पेट भी भूख से कुलबुला रहा था। फिर उसने झटपट मोबाइल उठाकर खाना ऑर्डर कर दिया। कुछ तो राहत मिलेगी, उसने सोचा। खाना खाकर रुचि बाकी कामों में जुट गई, मगर काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कपड़े धोने, दक्ष को संभालने और बिखरे घर को ठीक करने में दिन कब ढल गया उसे पता ही नहीं चला। वो मन ही मन बुदबुदाई, बस अब माँ जी आएंगी तो थोड़ा सुकून मिलेगा, कम से कम दक्ष को तो संभाल लेंगी। मगर घड़ी की सुइयां रात की ओर बढ़ रही थीं और उषा जी का कोई अता पता नहीं था। रुचि ने फोन उठाया और उनका नंबर डायल किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार घंटी जाती रही, मगर जवाब नहीं। इसी बीच रुचि की माँ का फोन बार बार आ रहा था, मगर रुचि के पास इतना समय कहाँ था कि वो अपनी रोज की शिकायतों का सिलसिला चला पाए। उसने माँ का कॉल इग्नोर कर दिया। अब माँ को क्या समझाऊं? वो झल्लाई। खाना बनाने के लिए रसोई में गई, मगर तभी दक्ष फिर से चिल्लाने लगा। उसकी भूख और शरारतें रुचि का धैर्य चूस रही थी। गुस्से में उसने फिर से उषा जी को फोन लगाया, मगर जवाब न मिलने पर उसका गुस्सा उबाल पर आ गया। दक्ष अभी तक रो रहा था। हद हो गई। वो चीखी और गुस्से में आकर दक्ष को एक थप्पड़ जड़ दिया। दक्ष की जोर जोर की चीखें घर में गूंज उठी। तभी अतुल दौड़ कर आया। रुचि, ये क्या, तुम छोटे से बच्चे को मारने लगी? उसकी आवाज में हैरानी और गुस्सा था। तो मैं क्या करूं अतुल? रुचि का चेहरा गुस्से और थकान से लाल था। तुम्हारी माँ बिना सोचे समझे घूमने निकल गई, ना कोई खबर ना फोन उठा रही हैं, और तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं। क्या सोचा था मैंने और क्या हो गया? मेरा सारा संडे बर्बाद हो गया। वो चिल्लाते हुए सिर पकड़कर बैठ गई। तभी उसकी माँ का फिर से फोन आया। रुचि ने झटके से फोन उठाया और चीख पड़ी, क्या है माँ, बार बार फोन क्यों कर रही हो? मुझे टाइम नहीं है और तुम बार बार परेशान कर रही हो। पहले ही मैं तंग हूँ, अब फोन मत करो, कहकर उसने फोन काट दिया। कमरे से अतुल की आवाज आई,
रुचि, दक्ष के लिए कुछ खाने को दे दो, शायद भूखा है तभी रो रहा है। वो दक्ष को गोद में लिए चुप कराने की कोशिश कर रहा था। रुचि ने गुस्से से रसोई की ओर देखा, मगर वहां कुछ तैयार नहीं था। वो फिर से उषा जी को फोन लगाने लगी, मगर जवाब न मिलने पर उसका गुस्सा आसमान छू रहा था। शाम तक लौटूंगी कहा था, अब रात के 10 बज गए और तुम्हारी माँ का कोई अता पता नहीं। वो अतुल पर बरस पड़ी। अतुल ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अरे तो क्या हो गया, थोड़ा सा काम तो होता है घर का, उस पर भी तुम चिल्लाने लगी। रुचि के कानों में ये बात तीर सी चुभी। ये वो शब्द थे जो हर बार वो उषा जी को सुनाती थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जो काम वो थोड़ा सा समझती थी वो कितना भारी था। सुबह से शाम तक दक्ष को संभालना, खाना बनाना, घर की साफ सफाई और हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी, ये सब उषा जी हर दिन बिना शिकायत के करती थी। और आज एक दिन में ही रुचि की हिम्मत जवाब दे रही थी। उसकी थकान, गुस्सा और दक्ष का रोना, सब कुछ उसे उषा जी की जिंदगी की एक झलक दिखा रहा था। उधर वृंदावन में उषा जी अपनी सहेलियों के साथ मंदिर के बाहर बैठी थी। फोन की स्क्रीन पर रुचि की कई मिस्ड कॉल्स थी। अंजू ने पूछा, उषा फोन क्यों नहीं उठाती, कोई जरूरी काम होगा। उषा जी ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल इन सुकून भरे पलों का आनंद उठाने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है मेरे लिए। वृंदावन की 2 दिन की यात्रा उषा जी के लिए किसी सपने से कम नहीं थी। मंदिर का भक्ति से सराबोर माहौल, सहेलियों के साथ और कान्हा जी के दर्शन के बाद मिली शांति, सब कुछ उनके मन को एक नई ताजगी दे गया। वापसी के समय जब उनकी सहेलियां 2 महीने बाद की अगली यात्रा की योजना बना रही थी, उषा जी ने बिना हिचक के कहा, हाँ मैं अगली बार भी चलूंगी। उनकी आवाज में आत्मविश्वास था। घर के कामों से ब्रेक तो बनता है, उन्होंने मन ही मन सोचा। बस की खिड़की से आती ठंडी हवा उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेर रही थी, मगर घर पहुंचते ही वो दृश्य देखकर उषा जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा घर किसी तूफान की चपेट में आया हुआ लग रहा था। रसोई में बर्तनों का ढेर, सोफे पर फैले कपड़े, जमीन पर बिखरे खिलौने और बीच में बैठा दक्ष गंदे कपड़ों में जोर जोर से रो रहा था। और रुचि वो बिस्तर पर निढाल पड़ी थी, जैसे थकान ने उसे पूरी तरह से निचोड़ लिया हो। उषा जी का दिल एक पल को पसीजा, मगर अगले ही पल उनके मन में गुस्सा भड़क उठा। रुचि की नींद खुली तो वो झटके से उठी और उषा जी को देखते ही चिल्लाई, ये क्या माँ जी, एक दिन का कहा था आपने तो और 2 दिन लगा दिए। बिना ये सोचे कि मैं यहाँ अकेले सब कैसे संभालूंगी। उषा जी ने भौहें तानते हुए जवाब दिया, क्यों बहू, तुम्हारे स्कूल में तो आज सोमवार की भी छुट्टी थी ना, फिर इतनी परेशान क्यों? घर का काम इतना भी तो नहीं होता, और दक्ष छोटा सा बच्चा है, वो भला कितना तंग करता है। उनकी आवाज में तलखी थी, मगर आंखों में एक गहरी बात छिपी थी। रुचि हड़बड़ा गई। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्द गले में अटक गए। उषा जी ने दक्ष को गोद में उठाया, लेकिन जल्द ही एहसास हुआ कि उसने कपड़ों में पोटी की हुई थी। फिर वो रुचि की ओर मुड़ी, बहू मेरे पीछे तुमने मेरे पोते का ये हाल बना रखा है। गंदे कपड़े सूसू पोटी में सना हुआ और तू आराम से सो रही थी। घर तो देखो बिखरा पड़ा है, काम वाली बाई सफाई करके गई होगी, मगर क्या तुमसे चीजें भी सही जगह पर नहीं रखी गईं? खिलौने बर्तन सब इधर उधर, और तुम दिन भर मोबाइल देखती रही क्या? रुचि का चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से के बीच झूल रहा था। वो तपाक से बोली, अच्छा माँ जी समझ गई, आप तो मुझसे बदला ले रही हैं, है ना? उषा जी ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में दर्द और दृढ़ता का मिश्रण था। बदला नहीं बहू, मैं तो बस तुझे एहसास दिलाना चाहती थी कि मैं दिन भर क्या करती हूँ। 2 दिन में तू दक्ष और घर के साथ इतनी परेशान हो गई, और मैं हर दिन ये सब करती हूँ। दिन भर बच्चे को संभालना, सबका खाना बनाना, सफाई करना और फिर शाम को तुम्हारी बातें सुनना। क्या मैं इंसान नहीं हूँ बहू? मुझे भी थकान होती है, मुझे भी तकलीफ होती है। जब तुम कहती हो आप दिन भर करती क्या हैं? अब रुचि की आंखें नम हो गईं। उसने सिर झुका लिया। उषा जी की हर बात उसके दिल में चुभ रही थी। उसे याद आया कैसे उसने दक्ष को थप्पड़ मारा था, कैसे अतुल से झगड़ा किया, यहाँ तक कि अपनी माँ का फोन तक नहीं उठाया।
2 दिन की इस अकेली जंग ने उसे वो थकावट दी जो उषा जी हर दिन चुपचाप ढोती थी। उसका गला रूंध गया। वो धीमे स्वर में बोली, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, लेकिन जब मुझे खुद ये सब करना पड़ा तब समझ में आया कि आप कितना कुछ करती हैं। मैं गलत थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं घर के कामों में आपका साथ दूंगी। उषा जी ने एक पल के लिए रुचि को देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बहू, मैं दक्ष को संभालती हूँ। तू जा रसोई में कुछ खाना बना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। उनकी आवाज में अब गुस्सा नहीं था। रुचि ने देखा कि उषा जी बड़े प्यार से अपने पोते को दुलारते हुए उसके कपड़े बदलने लगी और दक्ष उनकी गोद में शांत होकर उनकी साड़ी से खेल रहा था। देखकर रुचि को एक अजीब सा सुकून मिला। वो रसोई में गई और आराम से खाना बनाने लगी। भूख तो उसे भी लगी थी। आज 2 दिन बाद रुचि ने सुकून से बैठकर खाना खाया था। उस दिन के बाद जितना हो सका उसने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। अब वो सुबह के अलावा शाम को भी रसोई में उषा जी के साथ काम करवाने लगी। अब रात का खाना रुचि ही बनाती थी और उषा जी भी, उन्होंने भी अपने लिए समय निकालना शुरू कर दिया। कभी सहेलियों के साथ सत्संग जाना, तो कभी बाजार की सैर, तो कभी बस बालकनी में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ अपने पसंदीदा गाने सुनना। रिश्तों के बीच की खाई अब धीरे धीरे प्यार और समझदारी के पुल से भरने लगी थी। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब तो शुरू हुआ था एक नया सफर समझदारी का, अपनत्व का और सुकून भरे जीवन का।